स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। नेटिलिटी और बर्थ रेट, मोर्टिलिटी और डेथ रेट, सेक्स एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ फॉर्म, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इनके द्वारा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेटिलिटी, जन्म दर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी जनसंख्या के अंदर जीवों की जो नई संख्या जो जुड़ती है वो प्रजनन से जुड़ती है, रिप्रोडक्शन से जुड़ती है। नए जीव जन्म लेते हैं और उससे पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि होती है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें वृद्धि होती है। जन्म दर है ये पॉपुलेशन की जो वृद्धि क्षमता को दर्शाती है। बर्थ है, हैचिंग है, जर्मिनेशन है, ये सभी इसके अंतर्गत ही गिने जाते हैं। बर्थ रेट है या नेटिलिटी है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं: मैक्सिमम नेटिलिटी एंड इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम नेटिलिटी, अधिकतम जन्म दर। अधिकतम जन्म दर को हम एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल बर्थ रेट भी कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह वह संख्या है जो कि जाति की आदर्श परिस्थितियों में उत्पन्न कर सकती है कि जब सारी कंडीशन फेवरेबल हों, उस दौरान जीव है अपनी अधिकतम क्षमता के साथ क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और ऐसे में उसकी बर्थ रेट होती है वो मैक्सिमम होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नेटिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम नेटिलिटी के अंदर हम देखेंगे कि पारिस्थितिक सीमाएं न होकर के सिर्फ कार्य की सीमाएं जन्म दर को नियंत्रित करती हैं, और यह जन्म दर सैद्धांतिक होता है तथा एक पॉपुलेशन के लिए स्थिर होता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन के अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, और एक जन्म देने के बाद लगभग 4 से 6 माह बाद पुनः जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी कभी जन्म है ये 7 माह के बच्चे का भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल बर्थ रेट है, एक जन्म प्रति 11 से 15 माह पर रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है। मतलब एक रिप्रोडक्टिव फीमेल के लिए जो कार्य की जन्म दर होती है वो एक जन्म पर 11 to 15 मंथ होता है। सेकेंड है इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटिलिटी, पारिस्थितिकी जन्म दर। प्रकृति के अंदर जंतु अपनी कार्य की जन्म दर पर प्रजनन नहीं करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो मैक्सिमम नेटिलिटी है, मैक्सिमम नेटिलिटी जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि सामान्यतः कई पारिस्थितिक सीमाएं होती हैं जिनके कारण जन्म दर अधिकतम या जो हमने फिजियोलॉजिकल जो नेटिलिटी देखी है, बर्थ रेट देखी है, वो न होकर के उससे कुछ कम ही होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटिलिटी बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स को वापस से हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में कार्य की जन्म दर जो थी, एक जन्म 11 से लेकर 15 माह प्रति था, वही वास्तविक जन्म दर लगभग एक जन्म प्रति 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है मोर्टिलिटी, मृत्यु दर। प्रकृति में सभी बहुकोश के जीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है। जिस तरीके से हमने देखा कि पॉपुलेशन का एक करेक्टरिस्टिक्स जन्म दर था, उसी तरीके से दूसरा जो लक्षण होता है वो मृत्यु दर होता है। और जिस तरीके से नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करती है, नेटिलिटी हम देख रहे थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रही है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि मोर्टिलिटी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करती है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने का काम करती है। जो मृत्यु दर है उसको दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे पोटेंशियल और मिनिमम मोर्टिलिटी, रियलाइज्ड और इकोलॉजिकल मोर्टिलिटी। सबसे पहला है पोटेंशियल और मिनिमम मोर्टिलिटी, संभावित या न्यूनतम मृत्यु दर। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि अगर पारिस्थितिकी कारक प्रभावित न करें या आदर्श परिस्थिति हो तो ऐसे में मृत्यु अधिकतम संभव उम्र प्राप्त करने के बाद ही किसी जीव की होती है।
मतलब अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल हों तो ऐसे में जीव की जो मृत्यु की जो उम्र होती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, वो अधिक उम्र प्राप्त करके उसकी मृत्यु होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, संभावित मृत्यु दर कहते हैं। चूँकि यह दर न्यूनतम मृत्यु दर होगी, अतः इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रकृति में मृत्यु दर हमेशा इससे क्या होती है, जो पोटेंशियल या मिनिमम मोर्टेलिटी है उससे अधिक होती है। सेकंड है रियलाइज्ड और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। वास्तविक तथा पारिस्थितिक मृत्यु दर। प्रकृति में जीवों की मृत्यु कार्य की वे पारिस्थितिकी कारणों से होती है और यह वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। उत्तरजीविता वक्र, सर्वाइवरशिप कर्व। यदि एक समष्टि के सभी जीवों की आयु और मृत्यु दर का ग्राफ बनाने तो इसके अध्ययन से हमें पॉपुलेशन के विकास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इस प्रकार से जो हमें ग्राफ मिलता है उसे हम सर्वाइवरशिप कर्व बोलते हैं या उत्तरजीविता वक्र कहते हैं। इसमें हम एक्स अक्ष पे जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष पे एक्स अक्ष पे हम जीवों की आयु को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष के ऊपर हम जीवित जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और अगर सर्वाइवरशिप कर्व की बात करें तो ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है टाइप फर्स्ट और कॉन्वेक्स कर्व, टाइप सेकंड डायगोनल कर्व, टाइप थर्ड और कॉनकेव कर्व। फर्स्ट है टाइप फर्स्ट और कॉन्वेक्स कर्व। यदि जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में जीव की मृत्यु कम हो, वे अधिकांश जीव बड़ी आयु तक जीवित रहें तो ऐसा वक्र क्या कहलाता है, उत्तर वक्र कहलाता है। मैमल्स होते हैं, उनके जीवन के प्रारंभिक काल को छोड़कर सामान्यतः इसी प्रकार का उत्तरजीविता वक्र पाया जाता है और मानव के लिए यह आदर्श उत्तरजीविता वक्र है और इसे पाने के लिए वह प्रयास भी करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभ में देखेंगे कि मृत्यु दर क्या है, काफ़ी कम है और जीवित जीव या जो जीवित जीवों की संख्या क्या है, अधिक है और मृत्यु दर क्या है, एज बढ़ने के साथ बढ़ती है। सेकंड जो कर्व है वह है डायगोनल कर्व, टाइप सेकंड। छोटे स्तनी सरीसृप पक्षी सामान्यतः इस प्रकार की उत्तरजीविता वक्र को प्रदर्शित करते हैं। इनमें प्रत्येक आयु के अंदर, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो टाइप सेकंड है या डायगोनल कर्व है, इसमें प्रत्येक आयु वर्ग में मृत्यु दर लगभग क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। और नेक्स्ट जो कर्व देखेंगे टाइप थर्ड या कॉनकेव कर्व। अधिकांश अकशेरुकी जीव वे मछलियाँ जो कि बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं और इस प्रकार का उत्तरजीविता वक्र दर्शाते हैं। इसमें हम प्रारंभ में देखेंगे कि क्या होंगे, जीवों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी और इसके साथ ही इसमें जो प्रारंभ में जीवों की संख्या बहुत अधिक थी उनकी मृत्यु दर भी कम आयु के अंदर ही बहुत अधिक इसमें प्रदर्शित की गई है। इनके जीवन में प्रारंभिक काल में मृत्यु दर क्या हो जाती है, बहुत अधिक होती है, परंतु बाद में ये लगभग जाकर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है।